नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं वीकली फाइनेंशियल करंट अफेयर के नए एपिसोड में, जहां मैं आपको इस हफ्ते आर्थिक घटनाक्रम के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो सबसे पहले दोस्तों बात करें कि हमारे जो लेबर सेक्रेटरी हैं अपूर्वा चंद्रा जी, उनको ILO की गवर्निंग बॉडी का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक के पीरियड के लिए। दोस्तों 35 साल बाद ऐसा हो रहा है कि इंडिया को ILO के गवर्निंग बॉडी की चेयरमैनशिप मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ बात करें इंडियन इकोनॉमी की, तो इंडिया का जो GDP टू पब्लिक डेप्ट टू GDP रेशो है वह 89.3% को टच कर सकता है 2020 के एंड तक। और अगर ऐसा हुआ तो इंडिया का जो 2003 का रिकॉर्ड है 84.2% का GDP वह टूट जाएगा और इंडिया थर्ड नंबर पे पहुंच जाएगा उन देशों में जिसमें जो गवर्नमेंट है उसका इंडेप्टनेस, उसकी जो बोरोइंग है वह GDP रेशो का सबसे ज़्यादा होगा। आप इस लिस्ट में देख सकते हैं कि ब्राज़ील और अर्जेंटीना ही इंडिया से ऊपर रहेंगे, बाकी सारे देशों से इंडिया आगे निकल जाएगा पब्लिक डेब्ट टू GDP रेशो में दोस्तों। वहीं तीसरी खबर तमिलनाडु से है। तमिलनाडु सरकार ने 26 इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया है। टोटल 25,213 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं और इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि 49,000 जॉब्स स्टेट में जनरेट होंगी इन प्रोजेक्ट के द्वारा। दोस्तों, अगर जॉब जनरेट होंगी तो उससे लोगों की इनकम बढ़ेगी तो सेविंग, इन्वेस्टमेंट और डिमांड भी बढ़ेगी, और अगर ये तीनों चीज़ें बढ़ती हैं तो इकोनॉमी की ग्रोथ में भी सहायक होती हैं। तो ये एक अच्छा कदम है। वहीं अगर FDI की बात करें तो इंडिया में अप्रैल से अगस्त महीने में अभी तक की सबसे हाईएस्ट FDI इंडिया को रिसीव हुई है। टोटल 35.73 बिलियन डॉलर के करीब हमारे को FDI रिसीव हुई है, जो पिछले साल के इसी पीरियड से 13% हाइयर है। दोस्तों, कोविड के बावजूद हमारे को 13% हाइयर FDI रिसीव हुआ है। मतलब कि अभी भी जो विदेशी निवेशक हैं उनको इंडियन कंपनीज पर भरोसा है। वहीं दोस्तों, अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें तो EPFO एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त में 10,05,000 नए इनरोलमेंट हुए हैं, जो कि जुलाई के 7,48,000 से ज़्यादा है। इससे पता लगता है कि इंडिया में जो है जॉब क्रिएशन वापस पटरी पर आ रहा है और इकोनॉमी रिकवरी की तरफ जा रही है। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2019 में दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट रेट अर्बन एरियाज़ में नीचे आया था 8.4%, जो कि जून क्वार्टर में 8.9% था। दोस्तों, अर्बन एम्प्लॉयमेंट 15 से 29 साल की एज ग्रुप में 20.6% रहा था दोस्तों। लेकिन दोस्तों, ये सर्वे जो है इतना एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि इसमें लगभग 1 से 2 लाख के बीच ही लोगों का सैंपल किया गया है। तो यह एक सैंपल सर्वे है, इसको हम एक्यूरेट फिगर नहीं मान सकते। लेकिन यह दर्शाता है कि हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है अभी भी काफ़ी हाई है और सरकार को इसकी तरफ कदम उठाने की ज़रूरत है। वहीं दोस्तों बात करें अगर मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स ऑफ एग्रीकल्चर श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंतर्गत आयुष्मान सहकार स्कीम लॉन्च की है, जिसके जरिए 10,000 करोड़ रुपए कोऑपरेटिव्स को लैंड किए जाएंगे ताकि वो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में मदद कर सके। इससे इंडिया में हेल्थ केयर का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो सकेगा। दोस्तों, ऑलरेडी इंडिया में जो हेल्थ केयर पे इन्वेस्टमेंट है बहुत कम होता है, जो कि नॉर्मली 15% ऑफ GDP होना चाहिए, लेकिन अभी वो 4% भी नहीं पहुंचा है। तो ये एक अच्छा कदम है इंडिया में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए। वहीं अगर गोल्ड इंपोर्ट की बात करें तो दोस्तों गोल्ड इंपोर्ट 57% डाउन हुआ है इस साल के पहले छमाही में, जो कि 6.8 बिलियन US डॉलर रहा था, जो कि लास्ट ईयर इसी समय 15.8 बिलियन US डॉलर था दोस्तों, लगभग 1,10,000 करोड़, जो कि अब घट के 50,658 करोड़ रहा। लगभग
आधे से भी कम हो गया दोस्तों डिमांड कोविड के चलते। लेकिन आपने देखा होगा कि कोविड के दौरान भी गोल्ड की कीमतें बढ़ती रही। तो यह थोड़ा सा एक वो है कि कैसे ऐसा हुआ है कि डिमांड कम होने के बावजूद भी गोल्ड की कीमत बढ़ रही है। तो इसका एक कारण यह भी हो सकता है दोस्तों कि जब क्या होता है कि अपने शेयर मार्केट गिर रहे होते हैं, कोविड की वजह से स्थिति सही नहीं थी, तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो शेयर्स की जगह ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जो थोड़ा सेफ हो। इसी तरीके से गोल्ड उसमें सेफ में माना जाता है। तो हो सकता है उन्होंने गोल्ड की तरफ ज़्यादा इन्वेस्टिंग की हो और गोल्ड की डिमांड उधर बढ़ी हो और उसकी वजह से गोल्ड के दाम बढ़ गए हों मार्केट में। तो ये था कुछ गोल्ड के बारे में। और दोस्तों अगर हम बात करें एनवायरनमेंट न्यूज़ की, जैसा कि हर बार मैं आपको एक एनवायरनमेंट न्यूज़ देता हूं, तो इस बार की जो एनवायरनमेंट न्यूज़ एक अच्छी न्यूज़ है कि जापान ने 2050 तक टारगेट रखा है कि वो जीरो कार्बन एमिशन यानी कार्बन न्यूट्रलिटी 2050 तक हासिल कर लेगा। दोस्तों इसके साथ ही जापान यूरोपियन यूनियन और उन 60 देशों के साथ शामिल होगा जो क्लाइमेट चेंज के लिए लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में जापान भी अपना साथ देगा। आपको बता दें दोस्तों, जापान जो है उन कंट्रीज़ में से है 5वां सबसे बड़ा दुनिया का कार्बन डाइऑक्साइड एमिटर है जापान। कार्बन डाइऑक्साइड हीट ट्रैपिंग गैस है जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है और इससे धरती का तापमान बढ़ रहा है। और अगर धरती का तापमान अगले 50 सालों में 1.5 डिग्री तक बढ़ सकता है, उसको रोकना है तो कंट्रीज़ को आगे आना होगा और कार्बन एमिशन को जीरो करना होगा। तो ये जापान का एक अच्छा कदम है और इससे आने वाले समय में पर्यावरण को ज़रूर फ़ायदा पहुंचेगा। तो दोस्तों यह थी आज की कुछ फाइनेंशियल न्यूज़ और आपके लिए एक इन्वायरमेंट न्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।